सो हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू PW चैनल ऑफ IIT जाम एंड CSIR नेट। यहाँ पर आज मैं जो सेशन लेने वाली हूँ उसके बारे में बात करूँ तो स्पेशली गेट 2025 का एग्जाम के बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो आपको सब डिटेल्स पता है गेट 2025 एग्जाम्स के बारे में। मैं आज जो बात करने वाली हूँ इंपॉर्टेंटली उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि प्रिपरेशन कैसे की जाए उसके बारे में बात करने वाली हूँ। देखो, प्रिपरेशन के लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई चीज नहीं हो सकती। किसी को भी कोई स्ट्रिक्ट प्लान नहीं दिया जा सकता कि भाई इस प्लान को फॉलो करिए या इस प्लान को फॉलो करिए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आप लोग इन जनरल जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं उन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर करने की कोशिश की जाएगी। जो इन जनरल स्टूडेंट्स के दिमाग में जैसे ही उनके दिमाग में पेपर का थॉट आता है कि भाई गेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, या इररिस्पेक्टिव ऑफ गेट की बात क्यों, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना हो, उनके दिमाग में जो कुछ बातें आती हैं उन्हीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सुनना भाई, क्रैक मेरा टारगेट मैं पहले लिखी हूँ कि टारगेट मेरा क्या है भाई, गेट 2025 का एग्जाम क्रैक करना। अब इसके साथ साथ बच्चों के दिमाग में जो गेट एग्जाम को लेकर सवाल आते हैं कि भाई गेट एग्जाम 2025 अगर टारगेट है आपका, जैसे ही मैंने सोचा कि भाई मेरे को गेट 2025 अटेम्प्ट करना है या मुझे वो क्वालिफाई करना है, तो ऑब्वियस क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आते हैं वो ये सब आते हैं। पहला क्वेश्चन कि भाई मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है, क्या यही सही टाइम है प्रिपेयर करने के लिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर? और इसी को अगर मैं एक दूसरी भाषा में बोलूं आपके सामने तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि भाई इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा एक्चुअली, ये बात करनी चाहिए मुझे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आता है कि ठीक है, वंस आई नो कि भाई इतना टाइम लगने वाला है और ये सही स्टेज है तैयारी करने की, ये पता होते हुए उसके बाद मेरे दिमाग में जो अगला स्टेप आता है, क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करें। गेट एग्जाम with or without coaching? तीसरी बात जो दिमाग में आती है वो ये कि भाई क्या सिर्फ और सिर्फ कोचिंग मटेरियल, चलो एक बार को डिसाइड कर भी ले कि मुझे कोचिंग करनी है तो कैसे कोचिंग करें, ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन कोचिंग करें? अगला सवाल दिमाग में आता है ये, चलो ये भी डिसाइड हो गया भाई कोचिंग कैसी करनी है, ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है। उसके बाद जो अगला सवाल दिमाग में आता है, क्या सिर्फ और सिर्फ कोचिंग मटेरियल सफिशिएंट है, या फिर आपको बुक भी नीडेड है और नीड बुक्स एज वेल, या आपको ये भी इंपॉर्टेंट है? देखो, मैटर करती है ये सब चीजें। मैं पहले लिस्ट बना देती हूँ, उसके बाद एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे। शुरू करेंगे फर्स्ट वाले से, बट अभी के लिए एक पॉइंट और है जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, उसके बारे में बात करने के बाद मैं नेक्स्ट शुरू करूंगी, है ना। देखो, ये डिसाइड होने के बाद मेरे को क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, अब उसके बारे में लास्टली वंस आई नो ऑल दीज थिंग्स डिसाइड हो गई है मेरी, तो अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। देखो, मैं अगर स्पेसिफिक बात करूं बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, अगर इस बारे में बात करें जो कि पहला क्वेश्चन है और जो सबके दिमाग में आता है, पहला क्वेश्चन होगा ये कि भाई कब शुरू करना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। बेस्ट टाइम कहिए या राइट टाइम कहिए, कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसका कोई भी टाइम हो सकता है, आप किसी भी ईयर में हो, आप BSc फर्स्ट ईयर में हो तो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, MSc फर्स्ट ईयर में हो तो भी, जिस भी स्टेज पे आपको लगे कि मुझे गेट के थ्रू यहाँ पहुंचना है या गेट के थ्रू मुझे ये अचीव करना है, आप तभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसका कुछ भी रोल नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप कोई भी शुरू कर सकते हो। देखो मैम, ये क्या बात हुई, अब जो ऑब्वियसली MSc में जो बच्चा होगा उसे ज्यादा आता होगा, BSc में जो बच्चा होगा, लेकिन उससे भी अगर कोई MSc में पढ़ रहा है उसे भी उन सारे सब्जेक्ट को थ्रू करना पड़ेगा जो आप अभी पढ़कर जाएंगे वन बाय वन आगे पढ़ते हुए। सोचो, सपोज मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सपोज आई एम इन BSc फर्स्ट ईयर,
ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको क्या चीज फॉलो करनी चाहिए उस चीज के बारे में बात करूंगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, किसी भी स्टेज पे हो, थर्ड ईयर के बाद से ही आप एग्जाम दे सकते हैं। आप बीएससी थर्ड ईयर में होने चाहिए एग्जाम देने के लिए, या एमएससी में तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में ही कभी भी दे सकते हैं। बीएससी में आप थर्ड ईयर में होने चाहिए। तो इफेक्टिवली एट दिस पर्टिकुलर स्टेज यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम, है ना। बट उससे पहले प्रिपरेशन तो आप स्टार्ट कर ही सकते हैं। प्रिपरेशन का कोई डिसाइडेड टाइम नहीं है कि भाई इसके बाद शुरू करेंगे या इसके बाद नहीं शुरू करेंगे। देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो मेरे हिसाब से आपको मैच करना चाहिए। क्या मैच करना चाहिए? आपके कोर्स में सपोज फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स आने चाहिए और गेट के सिलेबस में आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सेमेस्टर कोर्सेस, सेमेस्टर कोर्सेस एंड गेट का सिलेबस, गेट एग्जाम आपको मैच करना है भाई कौन सी चीज पूछी जाती है। जो जो पूछी जाती है उसे ज्यादा अच्छे से पढ़िए, ज्यादा अच्छे से पढ़िए और उन्हीं पे बेस्ड आप वंस यू कवर द होल टॉपिक आप क्या करेंगे भाई, उसके पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। और अगर क्वेश्चन बैंक आप ले रहे हैं, कहीं से बुक बाई कर रहे हैं कोई, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक की जो गेट में भी पूछा जाने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि भैया जब आपको बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में टाइम मिल रहा है, थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज कर दीजिए। वो सब्जेक्ट जो है ड्यूरिंग ब्रेक्स रिवाइज द सब्जेक्ट, रिवाइज करिए, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सेम गोज फॉर सेकंड ईयर, आपको मैच करना है, मैच करेंगे एंड अगेन विद इन द ब्रेक्स आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इस तरह से अपने पेपर्स को स्ट्रांग बनाते जाइए। जो जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो गेट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा स्ट्रांग बनाते जाइए, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी करना शुरू कर दीजिए। देखो, मैं बात करूंगी पीवाईक्यूज भी आपको कैसे रेफर करनी चाहिए, कैसी बुक्स लेनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं गेट से रिलेटेड, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। बट अभी के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं सबके लिए सेम प्लान क्यों नहीं दे रही हूँ मैम? सबके लिए सेम प्लान दे देना चाहिए। देखो, अगर आप सपोज मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम राइट टू स्टडी। ऑब्वियसली अगर मैं एमएससी में हूं और मुझे पीएचडी करना है, उसके लिए मुझे गेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, मैं एमएससी में हूं अगर, या सेकेंड ईयर में हूं, सपोज एमएससी के ही सेकेंड ईयर में हूं और मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो मेरे पास लिमिटेड टाइम है भाई, लिमिटेड टाइम है। तो बेसिकली आपके पास डिपेंड करता है, इस टाइम पे स्ट्रैटेजी कुछ और होगी, डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, और इस टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी वो डिफरेंट होने वाली है डेफिनेटली। तो स्ट्रैटेजी तो आपकी खुद की बनने वाली है, आप क्या फॉलो करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी विल बी डिपेंडिंग ऑन दैट। आप खुद स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किसी और की स्ट्रैटेजी आप नहीं फॉलो कर सकते, किसी और का टाइम टेबल आप नहीं फॉलो कर सकते। इंपॉर्टेंट लिख रही हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है भाई, यू कैन नॉट फॉलो एनीवन एल्स टाइम टेबल। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? पहली बात तो ये भाई कि आप अपना रूटीन खुद जानते हैं, तो कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है पढ़ने के लिए, वो टाइम डिसाइड करिए। अब कोई कहता है कि मैं भाई दोपहर में 1 घंटे की नैप लेना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको लगता है कि नहीं, आई एम फीलिंग एक्टिव तो मुझे नैप की जरूरत नहीं है, या फिर रात को उसका सोने का शेड्यूल कुछ और है, जागने का शेड्यूल कुछ और है, वो रात में ज्यादा इफेक्टिव पढ़ सकता है, आप सुबह में ज्यादा इफेक्टिव पढ़ सकते हैं। तो किसी और के प्लान नहीं फॉलो कर सकते आपको खुद के प्लान्स बनाने हैं, खुद के प्लान एग्जीक्यूट करने हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ जनरल पॉइंट्स डिस्कस कर सकती हूँ कि भाई आप कब स्टार्ट करें, कैसे कैरी फॉरवर्ड करें,
जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पर कोचिंग का कुछ भी रोल नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, कोचिंग में मत जाइए, साथ साथ में करते रहिए। क्यों मैं कह रही हूँ कोचिंग में मत जाइए? देखो ध्यान से, यूजुअली जब हम इन कोर्सेज में होते हैं हम प्रेफर करते हैं वीकेंड कोचिंग, क्योंकि वीकेंड पे क्लास कोचिंग कर लेते हैं और नॉर्मल डेज में हम क्लासेस कर लेते हैं। आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कुछ भी प्रिपेयर करने का। यूजुअली क्लासेस होती है 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की, 8-8 घंटे की। इतनी लंबी क्लासेस लेंगे, इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद कुछ भी अल्टीमेटली नहीं प्रोडक्टिव कर पाएंगे। ठीक है, ये था मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर कि भाई क्या राइट टाइम है स्टार्ट करने का। कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपके स्टेज हो, बस फोकस करना है गेट एग्जाम के सिलेबस पर। अपना सिलेबस हैंडी रखिए कि भाई इसमें ये पेपर पूछा जाता है और करंटली मैं यही पढ़ रहा हूं, तो उन्हें मैं ज्यादा अच्छे से पढूं, रादर देन स्पेंडिंग इधर उधर के सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। टारगेट करिए सिलेबस पे कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हैं, उन्हीं को ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करती हूँ कि गेट का एग्जाम क्या बिना कोचिंग के नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भाई गेट का एग्जाम क्या बिना कोचिंग के नहीं हो सकता। चलो इस बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। चलो इस बारे में बात करें। गेट एग्जाम, सुनना मेरी बात ध्यान से, विदाउट कोचिंग। देखो मेरे हिसाब से गेट का एग्जाम विदाउट कोचिंग भी क्रैक किया जा सकता है। आई ऑलरेडी टोल्ड कि भाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस भी स्टेज में हो, कैसे आप प्रोसीड करेंगे, मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ इस बारे में। अच्छा, कोचिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, एक बार जरा इन चीजों के बारे में बात करेंगे। वाई गो फॉर कोचिंग और वाई नॉट गो फॉर कोचिंग। देखो सबके दिमाग में ऑब्वियसली बात आती है कि बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, बट मुझे ना बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगता है कि भाई मैं बुक्स पढ़ नहीं सकता, कोई मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, कोई मुझे कंटेंट प्रिपेयर करके दे दे और मैं उसे फॉलो कर लूं। कंटेंट प्रिपेयर करके दे दे, आई एम नॉट सेइंग कि टाइम टेबल बना के दे दे, कंटेंट प्रिपेयर करके दे दे, या कंटेंट मुझे एक फॉर्मेट में दे दे कि भाई ये चीजें आपको पढ़नी है या इस तरह से पढ़ा दी जाए तो मैं पढ़ लूंगा, तो गो फॉर कोचिंग। अगर आप खुद फॉलो कर सकते हैं चीजें, खुद अपनी चीजें डेवलप कर सकते हैं, तो नीड ही नहीं है कोचिंग की। कोचिंग पर्पस ही बेसिकली है एक कंटेंट को एक फॉर्मेटेड तरीके से, एक फॉर्मेट में अरेंज करके आपको आपके सामने रखना, उसी को कोचिंग कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है बुक्स आप खुद पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ ये वाली बातें। ठीक है, हाउ यू लाइक स्टडिंग, उस पे डिपेंड करते हुए आप डिसाइड करेंगे भाई कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। बट हाँ, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप गेट का एग्जाम बिना कोचिंग के नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं बिना कोचिंग के। आप अगर चाहते हैं तो आप कहीं से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कहीं से क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो ऑफर करते हैं कि भाई गेट के लिए टेस्ट सीरीज है या गेट के लिए क्वेश्चन बैंक से आप कुछ भी रेफर कर सकते हैं। और नहीं तो यूट्यूब पे इटसेल्फ प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ओपनली फ्रीली अवेलेबल। बहुत सारे कोचिंग सेंटर से, इवन हमारे ही की बात करूं पीडब्ल्यू की, तो वी ऑफर लाइक हम क्या करते हैं भाई, आईआईटी जाम के और बूस्टर या फिर गेट के साथ में क्लब करके टेस्ट सीरीज नहीं, हम प्रैक्टिस सेशन रन कर देते हैं। तो आप ऐसे किसी प्रैक्टिस सेशन को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे किसी प्रैक्टिस सेशन को फॉलो कर सकते हैं डेडिकेटली कि भाई मेरे सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर हो गए हैं, नाउ आई जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। तो आपके ऐसे किसी सेशन को फॉलो कर लीजिए, तो वहां से आपके टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, अप्रोच भी क्लियर होगी। तो ऐसा कुछ फॉलो कर सकते हैं ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बात करूंगी। अगला क्वेश्चन देखो, मैं बात करूंगी भाई ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखो मेरे हिसाब से अगला क्वेश्चन है ऑफलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग, क्या करना चाहिए। देखो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई है या बीएससी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आप टारगेट कर रहे हैं भाई गेट के एग्जाम को, तो आप किसी भी तरह से कोचिंग ले सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड फ्लेक्सिबल हैं आपके। लेकिन अगर आप कोई कोर्स में एंगेज है साथ ही साथ कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम डिवोट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर कर सकते हैं।
और ज़्यादा कन्वीनियंट भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग ही रहती है, जिसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं भाई कि मुझे क्या करना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है। अच्छा, मेरे को अब ये वाला टॉपिक इस टाइम पे मेरा क्लास में हुआ है, जस्ट टू गिव अ रिवाइज ऑफ इट। आप साथ में अरेंज कर सकते हैं कि भाई ये टॉपिक मुझे इस टाइम पे पढ़ना है। अगर कभी लगता है कि टॉपिक को रिवाइज करना है तो आप बैक में जाके वीडियो देख सकते हैं। अपनी मर्जी से टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप जाना चाहते हैं कोचिंग में तो। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट्स पे बात करती हूँ। क्या आप सिर्फ कोचिंग मटेरियल्स पे ही रिलाई करें, या कोचिंग मटेरियल्स पे रिलाई करें, या बुक्स पे भी साथ ही साथ डेडिकेट करें? देखो, अगला क्वेश्चन है, ओनली कोचिंग मटेरियल या फिर बुक्स? अब देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, मेरी बात सुनना ध्यान से। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप सोच ले तो, है ना। और अगर आप फर्स्ट ईयर में सोच रहे हैं, व्हेन यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स, टू प्लान फॉर थिंग्स, टू स्टडी फॉर थिंग्स, आप बुक्स डेफिनेटली पढ़िए। बुक्स आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। कोई और के ओपिनियन से बुक पढ़ना और खुद की नजरों से बुक पढ़ना बहुत फर्क पड़ता है। आप अपनी थिंकिंग कैसे डेवलप करते हैं, कैसे किसी सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आप ही डेवलप कर पाएंगे। कोई और पढ़ेगा तो आप उसका ओपिनियन जान रहे हैं, कि उसे इस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ के या इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ के ये चीज समझ आई। तो आप बुक डेफिनेटली पढ़िए, बट इंपॉर्टेंटली यू शुड हैव टाइम फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि आपके पास बचे हैं 4 महीने और आप सोचे कि नहीं मुझे बुक भी पढ़नी चाहिए क्या, तो यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट। आपको रिलाई करना ही पड़ेगा। जो भी आप फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, भले ही कोचिंग हो या नहीं हो। आप जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो करिए, बट उस टाइम पे बुक्स में इंडल्ज मत करिए खुद को, क्योंकि बुक्स टाइम मांगती हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तभी आपको सिखा पाएंगी और तभी आप समझ पाएंगे। इसीलिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि भाई आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रिपेयर करिए, ताकि आप सब्जेक्ट की डीप नॉलेज रख सके। क्यों डीप नॉलेज रख सके, इसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगी कि डीप नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करूंगी। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि भाई आपके पास डिपेंड्स ऑन द स्टेज। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था बिगिनिंग में, जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे, लिस्ट बनाई थी, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलो उसी स्ट्रैटेजी का आंसर, सिंस आई नो कि मुझे कैसी कोचिंग लेनी है या नहीं भी लेनी है, मैं किस स्टेज पर हूँ मुझे ये भी पता चल गया। आई नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द पार्ट कि भाई मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूँ अभी और मुझे इस चीज की नीड है, इस चीज की नीड है। तो सुनना, स्ट्रैटेजी, अपने लिए मेक अ टाइम टेबल। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। ऐसा क्यों कह रही हूं? ऐसा इसलिए कह रही हूं कि अगर मेरे पास एग्जाम के लिए अभी 2 साल हैं तो मैं आराम से चीजें कर सकती हूँ। मेरे लिए 3 घंटे, 2 से 3 घंटे ही सफिशिएंट पर डे उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, टारगेटेड पढ़ाई करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मेरे पास एग्जाम में सिर्फ 6-7 महीने हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको भाई ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, 6 to 7 आवर्स देने पड़ेंगे, या इनफैक्ट 7 to 8 आवर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर स्टेज पर हैं अभी, अकॉर्डिंगली आप उसको इंडल्ज करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे उसी अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा जो PYQs है ना, बहुत स्पेसिफिक होके सॉल्व करिए। देखो, अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल हो जाते हो
तब तो ऑब्वियसली वो कोचिंग वाले ही आपको साथ साथ क्लास में करा देते हैं। लेकिन आज हम डेडिकेटली अगर बात करें बिना कोचिंग के बारे में, तो आप किसी का भी एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, एक PYQs का सेट खरीद लीजिए, जहां पर इंपॉर्टेंटली देखो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बट आई वुड से जहां पर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, साथ ही साथ सब्जेक्ट टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भाई? सुनना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास एक मेजर यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल ओपएम, तो आपको एक ऐसा कि भाई सारे थ्रू आउट गेट के 10 इयर्स में से ओपएम के इतने इतने सवाल पूछे गए हैं, तो टॉपिक वाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत हेल्प करेगा आपको टाइम सेव करने में, कि भाई आप अपना अननेसेसरी टाइम छांटने में नहीं लगा रहे हो कि भाई अच्छा मेरा ये टॉपिक हो गया है तो पेपर खोलो, अब क्वेश्चन देखो कहां पर है, ऐसा करने से बच जाओगे। रादर देन दैट टारगेट ऑन के PYQ स्पेसिफिक लीजिए, जहां पर आपका टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो। ये बहुत नेसेसरी रिकमेंडेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए, कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली, तो उनको टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है वहां पर कि भाई मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो उन सब चीजों से बच जाएंगे। ठीक है, वंस यू नो भाई आप रिवीजन का प्लान जरूर बनाइए अपना। टाइम टेबल में ना, थर्ड, मेक अ स्लॉट फॉर रिवीजन। रिवीजन की इंपॉर्टेंस कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देयर इज नथिंग, मतलब रिवीजन करना ही आपको बहुत कुछ सिखा देता है। जितनी बार रिवाइज कर सके उतनी बार बहुत अच्छा है। रिवाइज 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 रिवाइज, हर बार आप थोड़ा कम टाइम लेंगे, उससे नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा कम टाइम लेंगे, उससे नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा कम टाइम लेंगे, आपका टाइम कम होता जाएगा और आप बेटर होते जाएंगे डेफिनेटली। जितनी बार हो सके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। अब हर बार यू विल टेक लेसर टाइम, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेटल हो चुके होंगे, जो नहीं सेटल हुए होंगे उन पे फिर से फोकस करना पड़ेगा आपको, है ना। लेसर टाइम एंड यू विल बी बेटर ईच टाइम यू रिवाइज। You will be better each time you revise। ठीक है, अगली बात जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, देखो भाई रिवीजन करने का सबका अलग अलग तरीका है। अगर आप किसी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो आप एक रिवीजन का एक अलग फॉर्मेट अटेम्प्ट करेंगे। बट अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप रिवीजन का एक अलग फॉर्मेट अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे या फिर अलग फॉर्मेट अडॉप्ट करेंगे। सुनना क्या फॉर्मेट होगा भाई, सुनना क्या फॉर्मेट होगा। आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए सबसे पहले शॉर्ट नोट। जब रिवाइज करते जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। कि भाई ये शॉर्ट नोट है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले गो में अपने इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर दीजिए, सेकंड गो में उन्हीं इंपॉर्टेंट को नोट डाउन करते जाइए, फिर उसी में कुछ स्पेस छोड़ के चीजें लिखिए ताकि आपको बाद में कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई अप्रोच पता चले, या किसी बुक से पढ़ के कुछ अप्रोच पता चले, या कोई वीडियो देख के कोई अप्रोच पता चली, तो वहां पर आप एड ऑन कर सकते हैं कि भाई ये एडिशनल चीज है यहाँ पर, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए। एंड रिवाइज के साथ साथ इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये एक साइकिल है भाई। क्वेश्चन रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जहां पर भी लूप होल नजर आया है वहां पर फिर से रिवाइज करिए, फिर से प्रैक्टिस करिए। आपके कॉन्सेप्ट बेटर होते जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, डेफिनेटली आप बेटर अचीव कर पाएंगे, बेटर एंटरटेन कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप
आप गेट के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और मेरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि लास्ट में मैं बोल रही थी कि भाई एक चीज और, आपको बुक पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डीप नॉलेज बहुत नेसेसरी है, वो डीप नॉलेज हेल्प करती है कि वंस यू हैव क्वालिफाइड, अज्यूम कि आपने क्वालिफाई कर लिया है गेट का एग्जाम, तो अब जहां पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटरव्यू तो हर जगह होगा, इंटरव्यू तो हर जगह होगा। इंटरव्यू तो हर जगह पे होगा, कहीं कहीं पर रिटन एग्जाम भी हो सकता है पैरेलली, बहुत रेयर केसेस में, है ना, बहुत रेयर केसेस में, बट इंटरव्यू तो होना ही होना है। तो इंटरव्यू वही लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं जिनको, ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू में फॉर्मूला पूछा जाता है कि भाई इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला थोड़ी पूछे जाते हैं, आपसे कंसेप्चुअल नॉलेज पूछी जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जब भी टाइम मिले बुक्स जरूर पढ़िए। अगर आपके पास टाइम की कटौती नहीं है और अच्छा खासा टाइम है तो इन्वेस्ट इन बुक्स एंड इन्वेस्ट इन गुड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स में इन्वेस्ट करिए, ताकि आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होके सीधा सीधा आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते होंगे तो आपको एकदम से नया नहीं लगेगा और प्रेशर में आप लगेंगे, अरे ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है भैया, आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये फायदा हो जाता है अच्छी और स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करने का। तो यहाँ पर एक एडिशनल अगर मैं पॉइंट लिखूं तो फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो ऑप्टिक्स बाय अजय घटक की बुक की बात करूं तो उसमें ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, कुछ पोर्शन जैसे इंटरफेरेंस हुआ, डायफ्रैक्शन हुआ, ये सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई। अगर आप उस बुक के गो थ्रू हुए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाए। कभी कभी तो अभी अगर आप जैम की बात करेंगे, जैम में ज्यादातर जगह पर देखेंगे कि वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन, वहां के जो सॉल्व एग्जाम्पल है इवन वहां से सीधा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है ना। तो नेसेसरी है कि भाई आप क्या फॉलो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉलो करिए, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी के साथ भाई मैं आज का सेशन क्लोज करती हूँ। आप सभी के लिए अगर मैं एक एडिशनल और बेनिफिशियल बात बोलने जाऊं कि एडिशनली एक बात और बोल देनी चाहिए, भाई रिवाइज करिए, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, एक टॉपिक कंप्लीट करिए, उसको एक बार क्विक रिवीजन दीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद जहां भी लूप होल्स नजर आ रहे हैं फिर से वापस जाइए और फिर से शुरू करिए। वापस गिर के उठने का नाम ही आपको एग्जाम क्रैक करना सिखाएगा, आपको कि भाई इसी तरह से एग्जाम क्रैक होगा। और यही लाइफ भी है कि आप गिरिए, उठिए, फिर से चलना शुरू करिए, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे और इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ेंगे और एक दिन अपनी मंजिल को, एक दिन अपने टारगेट को अचीव कर ही लेंगे। इसी के साथ टू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो गेट 2025 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं या इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। स्पेसिफिक बोलूं तो एक साल बहुत लंबी जर्नी है, एक साल में आप बहुत कुछ एंटरटेन कर सकते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ये ध्यान में रखते हुए अपना बेस्ट दीजिए, जब भी एग्जाम में उतरे अपने बेस्ट के साथ उतरिए। विद दिस कंक्लूडिंग द सेशन, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।